नमस्कार, नमस्ते, जय संस्कृतम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही मेरी? हेलो हाय सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। वॉइस क्लियर है? एक बार आप बताएंगे, ठीक है? देख सुन पा रहे हैं सब कि नहीं? राधे राधे प्रियंका जी, कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। कल से मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी लेना, ठीक है? ऑफलाइन स्टूडेंट है ना। आपका लास्ट कल रहेगा रजिस्ट्रेशन का, तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप करवा सकते हैं, इंदौर आ सकते हैं, ठीक है? गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और यहाँ ऑफलाइन क्लासेस आपकी कल से लगना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? तो अगर आप डिले करते हैं तो आप ही पीछे होंगे। सो मैं आपको बता रही हूँ कि ऑफलाइन के लिए आ सकते हैं। फिर अब देख लेते हैं आगे अपने प्रश्नों के साथ में। कल से आपकी ऑफलाइन कक्षा स्टार्ट होगी जिसका टाइम रहेगा 12 बजे से, ठीक है? ये है गूगल फॉर्म, यहाँ आप फिल कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। 10 अप्रैल से ये प्रारंभ है जो कि 15 तक रहेगा। उसके बाद आप डिले करेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं फिर वो रिपीटेड में ही मिलती हैं, ठीक है? हमारी पुस्तकें हैं जो अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल है ना। अगर आप नहीं परचेस कर पाते हैं ऑफलाइन किसी कारणवश, तो ऑनलाइन आपका चल ही रहा है ये बैच, कादम्बरी बैच, आप ले सकते हैं बिंदास तरीके से, ठीक है? चलिए आ जाते हैं। कल जहां से छोड़े थे वही मैं करवा दूं, क्योंकि आपकी मैं यहाँ पे एक क्लास 3 क्लास के अंदर आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो पहला प्रश्न यहीं से रह गया था, ठीक है? 4 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, ठीक है, थ्योरी के बाद। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो। प्रभावी शिक्षण कृते आवश्यक है। प्रभावी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? फटाफट आंसर दोगे, फटाफट प्रश्नोत्तरी लेके चलूंगी, ठीक है? चलो आवाज जा रही है, सुन देख पा रहे हो? मैंने बता दिया 5 क्वेश्चन से मैंने छोड़ा था, वहीं से लेकर के चल रही हूँ। तो जैसा मेरा डेडिकेशन है वैसा आपका भी रहेगा। तो मैं डेली क्लासेस अच्छी लेकर के आऊंगी, नियमित लेके आऊंगी, ठीक है? चाहे आप जैसे भी पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, यूट्यूब पे पढ़े, जैसे भी पढ़े पढ़े, ठीक है? आइए, प्रभावी शिक्षण के लिए क्या ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। ये वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? पात्रता में प्रभावी शिक्षण कृते आवश्यका अस्ति। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है स्ववेतनस्य ज्ञानम, है ना, स्वयं के वेतन का ज्ञान, ठीक है? कि हमें कितने पैसे मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे। देन व्यक्तिगत भिन्नता नाम ज्ञानम, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, है ना, अथवा उभयोः ज्ञानम, अथवा सैद्धांतिक ज्ञानम। यहाँ पे कहा गया व्यक्तिगत भिन्नता नाम ज्ञानम। आप दूसरे व्यक्ति से कितने भिन्न है, कितना आप और अच्छा कर पा रहे हैं दूसरे व्यक्तियों से, आपका डेडिकेशन अलग है कि नहीं है ना? अगर आप किसी ने पढ़ाया शब्द रूप, तो शब्द रूप अगर उसने ट्रिक से अपनाया तो हो सकता है आप उसमें और कुछ फॉर्मूले अपना के पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी प्रभावी शिक्षा हो जाएगी। प्रभावी शिक्षण कृते आवश्यक। अब जो विद्यार्थी उभय लगा रहे हैं, तो क्या आप सबसे पहले पढ़ाने जाते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें मुझे कितने पैसे मिलेंगे? आपको तो पैसा वहां से निश्चित है, चाहे आप अच्छा पढ़ाएं चाहे आप बुरा। आप अपना व्यक्तिगत विकास कितना कर रहे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान कितना करा रहे हैं, ये आवश्यक है, ठीक है? सैद्धांतिक तथ्यानाम ज्ञानम, सैद्धांतिक तथ्यों का ज्ञान। भैया यहाँ पे देखना है कि व्यक्तिगत भिन्नता नाम ज्ञान, है ना। आप दूसरे व्यक्ति से अपने आप को कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैं शिक्षण को कितना प्रभावी और अच्छा बना सकता हूँ। दूसरे को ज्ञान तो सब दे देते हैं, है ना, कि वहां का ये अच्छा नहीं है, वहां का वो कंटेंट अच्छा नहीं है, ये नहीं है ना। कुछ कुछ प्राणी जन है कि जो कि अपनी सिर्फ तारीफ करके और इस दुनिया में तारीफ करने के लिए ही जन्म लिए हैं, ठीक है? तो उनकी बात नहीं, बट यह होता है कि हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट दें जो विद्यार्थी के लिए हेल्पफुल हो, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी क्लास के लिए नहीं, सिर्फ ये कि हमारा जो कंटेंट है वो प्रभावी हो। आप तो देखते होंगे व्यूज तो व्यक्ति को छींक आ जाती है, फाट हो जाती है, उसके भी व्यूज बन जाते हैं, लेकिन इसकी व्यूज की बात नहीं की जा रही है, शिक्षा के प्रति बात की जा रही है, ठीक है? प्रभावी शिक्षण कृते आवश्यक, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर से शिक्षा भवेत। प्राथमिक स्तर की शिक्षा क्या होती है? मूर्त शिक्षा होती है, जीवन संबंधी शिक्षा होती है, रोचक शिक्षा होती है, अथवा सभी शिक्षाएं सम्मिलित होती हैं। प्राथमिक की बात की जा रही है ना, शुरुआत की। प्राथमिक स्तर से शिक्षा भवेत, प्राथमिक स्तर की शिक्षा कैसी होती है? प्राथमिक स्तर होता है, फिर वहां पे मध्य स्तर होता है, फिर वहां पे उच्च स्तर होता है, ठीक है? तो प्राथमिक स्तर में पूछा जा रहा है कि इसकी शिक्षा कैसी होती है। मूर्त शिक्षा होती है,
ठीक है। जीवन संबंधी शिक्षा होती है ना, दैनिक चीजों को जोड़ करके बताया जाना। शिक्षा को प्रभावी बनाना, रोचक बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना होता है या सभी होता है? तो बिल्कुल आप प्रबुद्ध प्राणी हैं, आप कहेंगे सभी होता है। शिक्षा क्या होती है? प्राथमिक स्तर में रोचक होना बहुत आवश्यक है। अगर मान लीजिए कोई अगर पूछा जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो रोचक सबसे पहले। शिक्षा को क्या बनाना चाहिए? जैसे आपने पढ़ा कि उत्साह होगा तब रुचि बढ़ेगी, है ना, उत्साह होगा तो रुचि बढ़ेगी, और रुचि रहेगी तभी तो आपको प्रेरणा भी अच्छी लगेगी कि भैया ऐसा करो आप, जब जो मैं बताऊंगी तभी तो आप मानोगे, अदरवाइज मानने के लिए तैयार नहीं होगे। तो प्राथमिक स्तर से शिक्षा विविध, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो कैसी होती है? तो बोले कि मूर्त शिक्षा होनी चाहिए, जीवन संबंधी शिक्षा होनी चाहिए, जीवन के संबंधों को जोड़ करके, है ना, मतलब थोड़ी मोटिवेशनल शिक्षा भी होनी चाहिए, देन रोचक शिक्षा होनी चाहिए, प्रभावी शिक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये चीजें तो आपने पहले पढ़ ली है। इसके बाद विकास से प्रक्रिया, है ना, विकास की जो प्रक्रिया है वो कब से कब तक चलती है? राजश्री जी राधे राधे, क्लास को शेयर कर देना ग्रुप में, है ना। क्वेश्चन कह रहा है विकास की जो प्रक्रिया है कब से कब तक चलती है? तो जीवन पर्यंत तक चलती है, हमेशा चलती है। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, अनिश्चित काल पर्यंतम, है ना, इसका कोई समय निश्चित नहीं होता। ठीक है, समय निश्चित नहीं होता, आप इसमें से सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, समय निश्चित नहीं होता। ठीक है, इसका अर्थ मैं बता रही हूँ, आंसर नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं अर्थ बता रही हूँ कि अगर आप देख पा रहे हैं जीवन पर्यंत तक चलने वाली है, या फिर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली है विकास की प्रक्रिया, किशोरावस्था तक चलने वाली है, या अनिश्चित काल, इसका कोई समय ही निश्चित नहीं है कि कब तक चलेगी, है ना। बहुत प्यारा प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, तो आप इसको देख लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या चलती है? जीवन पर, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ नया सीखता ही है। जो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो व्यक्ति वो सीखता नहीं बल्कि कुछ अच्छा सजेशन देता है। उसका सजेशन ये नहीं कि वो बहुत विद्वान है या फिर वो इस स्थिति में है इसलिए आप उसको मोटिवेट करने के लिए आप उससे ज्ञान ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट आप शामिल नहीं है। सिर्फ ये है कि उनने अपने जीवन में कितने संघर्षों को देखते हुए, स्ट्रगल करते हुए अपनी लाइफ को यहाँ तक वो पहुंचाए हैं, ये देखने के लिए ठीक है। तो हमने कहा विकास की प्रक्रिया चलती है जीवन पर्यंत, प्रौढ़ावस्था तक, किशोरावस्था तक, अनिश्चित काल तक, तो बहुत बढ़िया, जीवन पर्यंत तक चलती है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि अधिगमस्त सफलता या मुख्य आधार, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? पुरस्कार, दंड, लक्ष्य प्राप्ति, उत्कृष्टता, नकोपी। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम, है ना, अधिगम मतलब यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया से लगाया जा रहा है। ठीक है, जो सीखने की प्रक्रिया है तो वह लक्ष्य की प्राप्ति अथवा उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए होती है, अथवा पुरस्कार के लिए होती है, या फिर दंड देने के लिए, लेने के लिए होती है, अथवा नकोपी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ बिल्कुल, तो ये पूछा जाते ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, अभी तक के पेपर में पूछे गए, उसके अकॉर्डिंग मैं रिवीजन करा रही हूँ। यहाँ पे कोई फालतू बकवास नहीं कर रही हूँ मैं ठीक है, मैम टीचर का क्या साथ हमारी, नहीं समझ पाई रोहित जी, क्या कह रहे हो आप? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, क्या होता है अधिगम सीखने के लिए व्यक्ति क्या करता है, कुछ ना कुछ अगर सीखता है उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होते हैं, चैलेंज होते हैं, है ना। जैसे सीखने के लिए हमें शिक्षक बनना है, आप क्यों पढ़ रहे हो? आपका चैलेंज है।
आप शिक्षक बनोगे, है ना, बनना चाहते हो। तो ये जो प्रेरणा है ये आपको क्या कर रही है, ये जो आपका उत्साह है, जो ये आपकी रुचि है, तो ये किधर प्रेरित कर रही है, सफलता के लिए। तो सफलता के लिए अथवा लक्ष्य की प्राप्ति, उत्कृष्टता के लिए ये सहायक है। मैम जी पीडीएफ नहीं मिलती है, अरे यार भाई सॉरी, एक बार प्रशांत लास्ट भी आप याद दिलाना। पीडीएफ यहीं सेव है, मैं वो सारी पीडीएफ आपको शेयर करूंगी ग्रुप पे, क्योंकि यहाँ पीडीएफ जस्ट बाद क्लास हो जाती है तो मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ। मैं आज 2 पीडीएफ डालूंगी, ठीक है, डन। शिक्षक अधिगमयोः तत्त्वम् अस्ति, ठीक है, शिक्षक अधिगम का तत्व है, शिक्षक, है ना, कहा गया है कि अधिगम का तत्व कौन है ना, सीखने का। शिक्षक है शिष्य शिक्षकयोः क्रिया अधिगमस्य क्रिया एते सर्वा। अधिगम का के तत्व में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं बताएंगे, है ना। अधिगम के तत्व में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं। शिक्षक अधिगमयोः तत्व अस्ति, है ना, शिक्षकः शिष्य शिक्षकयोः क्रिया अधिगमस्य क्रिया एते सर्वा। यह सभी ऑप्शन करेक्ट है। पीडीएफ में इसकी डाल दूंगी, है ना, डोंट वरी। पीडीएफ से क्या सरलता हो जाती है, शायद आप सीरीज भी बना रहे होंगे, अब उसको प्रश्नों को शामिल कर रहे होंगे। डी एते सर्वा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो शिक्षक के अधिगम, अगर हम देखें कि अधिगमयोः तत्व, अधिगम का तत्व है शिक्षक, शिष्य और शिक्षक की क्रिया, अधिगम की क्रिया अथवा सभी। तो हम कहते हैं कि अधिगम की क्रिया, सीखने की जो क्रिया है वह तो परिपूर्ण है ही, साथ साथ सीखने में सहायक कौन होगा, शिष्य और शिक्षक, ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, सहायक होंगे। सो हमारा आंसर क्या होता है, एते सर्वा, सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेरका नाम जननी का, है ना। अब प्रेरक जननी किसको कहा गया है, ठीक है, प्रेरका नाम जननी का, ठीक है, प्रेरक जननी किसको कहा गया है आप बताएंगे, ठीक है। तो प्रेरक मतलब कहा गया कि मतलब आगे प्रेरणा देने वाली जननी कौन है, क्या पिपासा है ना। पिपासा का मतलब समझेंगे आपकी जो चाह अथवा उद्दीपन क्रिया अथवा बुभुक्षा अथवा आवश्यकता। बहुत प्यारा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरका नाम जननी कास्ति, प्रेरक की जननी है। सरकार ने टीचर के लिए टेट कंपलसरी करी है, उनके साथ हमारी भी टेट हो सकती है क्या। हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं, सबको पात्रता देनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कुछ परसेंटेज उसमें होंगे जो आपके लिए, मतलब उसमें कुछ 30-40% का छूट मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए, प्रेरका नाम जननी का अस्ति, प्रेरका नाम जननी का पिपासा उद्दीपन बुभुक्षा आवश्यकता, बताइए, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे काम चल रहा है एसी का, सो आपकी कक्षा थोड़ा इधर उधर लगे तो आप बताना, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, तो हमने कहा प्रेरका नाम जननी, प्रेरक की जननी। अगर मान लो किसी चीज की आपको नीड नहीं है ना, नीड मतलब क्या, आवश्यकता। अगर जिस चीज की आपको नीड नहीं है तो आप कार्य क्यों करेंगे, है ना। अगर मान लो आपको भूख नहीं लगी है तो आप क्यों खाना खाएंगे, आपको प्यास नहीं लगी आप पानी क्यों पिएंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी स्थिति है, ठीक है, तो आप ये कब करेंगे, तो बोले कि प्रेरका नाम जननी का, प्रेरित करने के लिए प्रेरक की जननी अथवा आपको कार्य करने के प्रति जो धकेलने का कार्य करती है वो होती है आपकी आवश्यकता। अगर आपको आवश्यकता नहीं होगी, नीड नहीं होगी, तो आप कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। सो प्रेरका नाम जननी का अस्ति, आवश्यकता जो है प्रेरक यानी हमें प्रेरित करती है कि हमें ये कार्य करना चाहिए। और आवश्यकता मतलब कहे तो अभाव से भी ले ले, अगर आपके सामने किसी चीज का अभाव रहेगा तो आप जरूर उस चीज को क्या करेंगे, जैसे कहते हैं ना बड़ी स्ट्रगल लाइफ चल रही है ना, जीवन में बड़ा आधा धुंध मचा है कि भाई क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, नीड है। तो जरूरत क्या करती है आपको, प्रेरका नाम जननी का अस्ति, प्रेरित करने वाली जो जननी है ना, सबसे इसका उच्च माध्यम है वह आवश्यकता है ना, व्यक्ति को आवश्यक। बुभुक्षा में तो व्यक्ति सोचे चलो यार 200 रुपए कमा लेता हूँ, भोजन कर लेता हूँ, ये थोड़ी ना होता है। उद्दीपन क्रिया आलंबन और उद्दीपन, एक नायिका और नायक का प्रेम जो वर्णित है उसको आप जानते ही हो, है ना। अगर आप भोजन ना मिले, है ना, समाज में आपको क्या बोलते हैं स्थान ना मिले, तो
तो आपको कितना भी अच्छा प्रेम कोई एक व्यक्ति करने वाला हो जाए तो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, बल्कि समाज के प्रेम का बहुत बड़ा हमारे जीवन में उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, पिपासा। ठीक है, तो यहाँ पे आवश्यकता क्या है? प्रेरकाणाम जननी। नेक्स्ट देखेंगे, वैयक्तिक भिन्नता यह आधार है अस्ति। वैयक्तिक भिन्नता का क्या आधार है, बताओ। गुड इवनिंग जी। क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या आधार है ना? व्यक्ति की अपने आप में व्यक्ति क्या करता है? दूसरे से स्मार्ट दिखने के लिए सोचता है ना? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो सोचता है कि अरे भाई, मान लो कोई एक टीचर है, वो सोचता है वो शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ा रहा है ना, उससे अच्छा मैं उससे अच्छा बेटर दूंगा, है ना? तो इसके लिए क्या चीजें होंगी, है ना? जैसे मान लो शिक्षक से क्या किया? कंपैरिजन किया कि उसकी क्लास में ये बच्चों की डिमांड थी, तो दूसरी क्लास में मैं ऐसा करके ही दिखाऊंगी कि ताकि बच्चे इस क्लास से सेटिस्फाइड हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्यक्तिगत भिन्नता का आधार अधिगम है क्या रुचि है, या स्वभाव है, या सब है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है अधिगम, रुचि, स्वभाव, ये सभी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। तो हमने कहा अधिगम, पहले तो वो सीखने की प्रक्रिया, फिर उसमें उसके प्रति रुचि होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें है स्वभाव। ठीक है, स्वभाव भी होना चाहिए, स्वभाव भी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यार थोड़ी सी काम चल रहा है तो आपकी थोड़ी क्लास में जाएगी दिक्कत, अब नहीं होगी। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या है? सभी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अधिगम, रुचि, स्वभाव, एते सर्वा, सभी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम सीखने की प्रक्रिया, उसके प्रति जिज्ञासा और आपका स्वभाव। याद रखना, ये चीजें लिख भी लेना भले से कि व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या है? अधिगम, रुचि और स्वभाव। ठीक है, तीनों ही है क्या? व्यक्तिगत भिन्नता का आधार। व्यक्ति अपने आप को भिन्न यानी अलग दिखाने के लिए क्या करता है? अधिगम सीखने की प्रक्रिया, उसके प्रति रुचि जगाता है, अपना उत्साह जगाता है, प्रेरित होता है, स्वभाव को डेवलप करता है। ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, शिक्षा या सर्वोत्कृष्ट उद्देश्यम किम। शिक्षा का सबसे उत्कृष्ट उद्देश्य क्या है? ठीक है, शिक्षा का सबसे उत्कृष्ट उद्देश्य क्या है? अब ये बताना है। उपाधि लाभ, है ना, कि बढ़िया मुझे उच्च उपाधि मिल जाए। ठीक है, मैंने किया कुछ नहीं लेकिन मुझे नोबेल पुरस्कार वगैरह मिल जाए, पद्म भूषण, जो भी जितने पुरस्कार होते, पद्मश्री वगैरह मिल जाए। तो उपाधि का लाभ, धनोपार्जन, व्यवसाय निष्ठावर्धन अथवा सुनागरिक का निर्माण। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा या सर्वोत्कृष्टम उद्देश्यम किम। शिक्षा का सबसे अच्छा उत्कृष्ट उद्देश्य क्या है ना? तो उपाधि लाभ, आप चाहते हैं कि हमें बिल्कुल लेक्चरर उस पे बैठा दिया जाए, कोई स्ट्रगल ना करना पड़े, सोते सोते हम लेक्चरर बन जाएं। क्या ये उपाधि संभव है? असंभव है। धनोपार्जन, धन इकट्ठा करना, बस हमें चाहे मान सम्मान मिले या ना मिले, मुझे धन एकत्रित करना ही है। व्यवसाय निष्ठावर्धन, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़े वो हमें करना है, जो भी करना पड़े नहीं। एक आपकी सीमा बनी हुई है कि आपको इस कार्य से इस कार्य के बीच ही रहना है। देन सुनागरिक निर्माण, अच्छा नागरिक बनना है। अगर आप सुनागरिक, सु मतलब होता है सुंदर, मतलब सुंदर रूप से नहीं, अच्छा, अगर आप सभ्य नागरिक बन जाओगे ना भाई, तो आपके अंदर व्यवसाय रूपी जो ज्ञान है वो अपने आप आ जाएगा, धन आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा और इसके साथ साथ उपाधि भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान में ज्ञान अर्जित करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान को अर्जित करना, सिर्फ ज्ञान अर्जित करना, समझना बात को। देन धनोपार्जन, धन एकत्रित करना, है ना। एक कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, अथवा धनोपार्जन, अथवा व्यवहार परिवर्तन, अथवा शक्तिवर्धन। बहुत बढ़िया। शिक्षा का उद्देश्य क्या है बताओ? शिक्षा या उद्देश्य, सबसे पहली लाइन उस संडे वाली लाइन, है ना, सबसे संडे की पहली लाइन यही थी, याद रखिएगा। ठीक है, संडे के दिन जो मैंने पढ़ाया था, शिक्षा ज्ञान वर्धनम नास्ति अपितु, यह भी बताया था कि शिक्षा केवल ज्ञान वर्धन के लिए नहीं है, अपितु व्यवहारा नाम अध्ययन, व्यवहार अध्ययन में परिवर्तन लाने के लिए भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
हाँ मेरी क्लास है ना। आ जाओ अंदर, आ जाओ, तुम आ जाओ अंदर। हाँ हाँ सर मिल जाएंगे। आओ। एक मिनट, वो बाहर खड़ी है वो लड़की, आ गई। अच्छा ये निकालना पड़ेगा। हेलो हेलो। चलो आवाज़ जा रही है अब? ये बंद है सर। चलो जा रही है आवाज़? एक बार कंफर्म करना है ना, थोड़ा सा वहाँ स्टूडियो में काम चल रहा था, सो मैं यहाँ क्लास को चालू करी। हाँ ठीक है, डन। अब यहाँ करते हैं, ठीक है, अच्छे से बेहतरीन तरीके से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। है ना, ये क्वेश्चन शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है मुख्यतः हम बात करें तो ये है हमारा क्या, व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार में हमें परिवर्तन निश्चित रूप से लाना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा स्वभाव है, स्वभावगत परिवर्तन हमें अगर मान लो व्यवहार ना आए और यहाँ पे आ जाए स्वभाव, ठीक है, स्वभावगत परिवर्तन, ठीक है, स्वभावगत, तो यह भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, स्वभावगत परिवर्तन। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन, शिक्षकेण प्रत्येकम छात्रेण सह कथम व्यवहारत्म। ठीक है, शिक्षक को प्रत्येक छात्र के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक, आप भी भावी शिक्षक बनेंगे भविष्य के। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक शिक्षक होने के नाते आप कैसा व्यवहार करोगे। ठीक है, हाँ तो हाँ ये भी सही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यह ऐसा ऑप्शन रहता है फिर उभय शब्द आ जाता है तो आप समझ जाना कि ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। इसमें कहा शिक्षकेण प्रत्येकम छात्रेण सह कथम व्यवहारतव्यम। ठीक है, मतलब ये कि शिक्षक जो है प्रत्येक छात्र के साथ मित्रवत, व्यक्तित्व, समत्वेन, न कोपी। ठीक है, यहाँ पे न कोपी, ठीक है, यहाँ पे बताएंगे या कोई नहीं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बताओ। वेरी गुड, क्या बात है। मित्रवत, शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, तभी तो वो बच्चों के उत्साह और प्रेरणा और रुचि में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर शिक्षक मानता हूं मैं कि मित्रवत व्यवहार करेगा तो उससे क्या लाभ है, तो आप कहोगे उत्साह, है ना, प्रेरणा और रुचि में परिवर्तन लाने के लिए, है ना, अथवा उसमें वृद्धि करने के लिए एक शिक्षक क्या करता है, मित्रवत व्यवहार छात्रों के साथ रखता है, ताकि आप बेझिझक हमसे कोई भी चीजें पूछ पाएं। छात्र नाम अधिगम विकास संदर्भे, छात्रों के अधिगम विकास संदर्भ में शिक्षक आशावादिताम आश्रय, शिक्षक जो है आशावादी आश्रय लेता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कहा जा रहा है। छात्रा नाम अधिगम, ठीक है, छात्रा नाम अधिगम विकास संदर्भ, छात्रा नाम अधिगम के विकास के संदर्भ में शिक्षक आशावादिताम आश्रयत, आशावादियों से क्या आश्रय प्राप्त करते हैं, यदा कदा, है ना, यदा कदा, ठीक है, अथवा सर्वदा, न कदापि, अथवा सर्वे। छात्रा नाम अधिगम विकास संदर्भ, छात्रों के सीखने के संदर्भ में शिक्षक जो है क्या आशा रखता है, क्या आश्रय रखता है, यदा कदा। कदा, कदा मतलब कब, यदा मतलब अब कब, है ना, मतलब कि कभी कभी। ठीक है, सर्वदा हमेशा, न कदापि कभी नहीं, अथवा सर्वे ऑप्शन आपके करेक्ट है। सर्वे को देख करके आंसर मत लगाना, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ आंसर होता है सर्वदा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बी ऑप्शन लगाने वाले प्राणी बहुत अच्छे। छात्र नाम अधिगम विकास संदर्भ, छात्रों के अधिगम विकास संदर्भ के विषय में, है ना, छात्रों के विकास संदर्भ के विषय में, सीखने के विकास के संदर्भ में शिक्षक आशावादिताम आश्रयत, तो आप कहेंगे सर्वदा, हमेशा शिक्षक आश्रय यही रखता है कि हर बच्चा अच्छा करके दिखाएगा। ठीक है, हमारे लिए सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, सब अच्छा करेंगे, है ना। वो ये नहीं चाहता कि इसकी बस नौकरी लग जाए और उसकी ना लगे, है ना, वो सबके लिए चाहता है कि सब अच्छा
करें। छात्र समस्यामादाय अभवत् गृहमागच्छति भवान क्या किम करोति। ठीक है, अगर मान लीजिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं लॉजिकल। छात्र समस्यामादाय, अगर छात्र समस्या में है, छात्र समस्या में है ना, भवत गृहमागच्छति भवान, है ना, और समस्या में है और वह घर आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपसारयति, ठीक है, उसको निकाल देंगे, भगा देंगे अपने घर से। ठीक है, उसको अपने घर से भगा दे। मान लो वो समस्या में है और आपके घर आता है कि गुरुजी मुझे ये समस्याएं हैं, इसके निदान के लिए कुछ मुझे आप उपाय बताएं। सो आप उसको अपने घर से भगा दोगे क्या, या समस्या समाधाति, उसकी समस्या का समाधान करोगे, या प्रताड़ना करोगे उसकी, या बोलोगे कि रुक जा बेटा, मिल विद्यालय में तुम्हारी तो मैं बताता हूँ। ठीक है अगर छात्र समस्या में है, अगर छात्र समस्या में है, भवत आपके गृहमागच्छति, आपके घर आता है ना, भवान किम करोति, आप क्या करोगे उसके लिए। अपसारयति, घर से भगा दोगे, अपसार निकाल दोगे, समस्या का समाधान करोगे, प्रताड़ित करोगे, वहीं अंदर बेड के पिटाई करोगे अथवा विद्यालय में तुम बदती, या अथवा विद्यालय में मिलने के लिए बोलोगे कि बेटा तू रुक जा, यहाँ आया है ना मेरे घर विद्यालय में मिलना, तो तुझे तो मैं तेरी खैर नहीं। तो यहाँ पे क्या है, समस्या का समाधान करोगे। क्या करोगे, समस्या का समाधान करोगे। यही एक शिक्षक का क्या होता है, अस्तित्व गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षिका धर्म निरपेक्षताम अवलंब्य नैतिक मूल्यानाम उपेक्षा कुर्यात्। ठीक है, शिक्षक धर्म निरपेक्षताम अवलंब, शिक्षक जो है क्या होता है, धर्म निरपेक्षता, उससे जातिगत से कोई वो विशिष्टता नहीं रखता कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। नैतिक मूल्य नाम उपेक्षाम कार्यत। ठीक है, नैतिक मूल्यों की उपेक्षा रखता है, सर्वदा कदापि आम हाँ ना कभी। एक शिक्षक क्या धर्म को लेकर के चलता है, एक शिक्षक को क्या धर्म को लेकर के चलना चाहिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, क्या ऐसा मानना चाहिए, ये शिक्षक के गुण है क्या, नहीं। तो अवलंब नैतिक मूल्य नाम उपेक्षा कुर्यात्, है ना, नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करता है, सर्वदा कदापि आम, कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, है ना, कभी और कभी कभी करना चाहिए, ऐसा ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे इस पर, ना कदापि। शिक्षक धर्मनिरपेक्षताम अवलंबन नैतिक मूल्यों उपेक्षा करें, नैतिक मूल्यों के शिक्षक क्या करे, उपेक्षा करेगा, अथवा धर्म के अनुसार चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है उपेक्षा कुर्यात् है ना, इस चीज को देखना, कुर्यात् शब्द कह रहा है। शिक्षक क्या हो, धर्म के विषय में मतभेद करे। ठीक है, क्या करे, मतभेद करे। ठीक है, अवलंबन नैतिक मूल्य ना, नैतिक मूल्यों की क्या करे, उपेक्षा रखता हो। ठीक है, कि मतलब इनको ऊपर बैठना चाहिए, इनको नीचे बैठना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, इनको नहीं पढ़ना चाहिए, ये इस जाति विशिष्ट से हैं तो इनको शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। क्या ऐसे शिक्षक होने चाहिए, कदापि नहीं, ना कदापि, कभी नहीं, है ना, ऐसे शिक्षक, ये शिक्षक के गुण नहीं होते, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कक्षायाम शोभनम वातावरणम कदा निर्मितम भवति, कक्षा का वातावरण जो है तो उत्तम एवं शोभायमान कब बनेगा, यदा शिक्षका सम्यक पाठयन्ति, यदि शिक्षक अच्छा पढ़ाता हो, यदा छात्रा शांता भवति, यदि छात्र शांत रहें, यदा छात्र शिक्षकेभ्यः बिभ्यन्ति, यदि छात्र शिक्षक से डरता हो, यदा छात्र स्वतंत्रा भवति, यदि छात्र स्वतंत्र हो। कक्षा शोभनम वातावरणम कदा, कक्षा का सुंदर वातावरण कदा यानी कब निर्मित होगा। ठीक है, तो यदा शिक्षकाः सम्यक पाठयन्ति, यदि शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है तब, यदा छात्रा शांता भवन्ति, यदि छात्र स्थिर सीधे रहें शांत रहें तब, यदा छात्रा शिक्षकेभ्यः बिभ्यन्ति, यदि छात्र शिक्षक से डरता है, यदा छात्रा स्वतंत्रा भवन्ति, यदि छात्र स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ आप बताएंगे, बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदा छात्र शांता भवति, यदा छात्र स्वतंत्र, छात्र के स्वतंत्र होने से नहीं है ना, छात्र स्वतंत्रता आपको कहाँ दी जाती है, बताओ, छात्र बाउंडेड रहता है भाई,
छात्र को स्वतंत्र कहाँ कि जब जब मर्जी हो तो तुम बाहर निकल जाओ, जब मर्जी हो तो तुम घुमाओ, जो मर्जी हो वो बात करो। वहां पे वो बाउंडेड रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है टीचर कि अनर्गल बातें नहीं करो, जितना आवश्यक है उतनी ही बातें करो। उसके लिए यदा शिक्षक सम्यक पाठ्य, कक्षा शोभन कैसी बनेगी, जब शिक्षक सम्यक सामान्य रूप से सबको एक तरह की शिक्षा देगा। ठीक है, तो ए और डी ऐसा, ठीक है, अगर दोनों में उभय का होता, लेकिन पूछा जा रहा है कि शोभनम सुंदर वातावरण कब बनना है, यदि शिक्षक सम्यक पाठयंती अच्छा पढ़ाता है तो वो ऑलरेडी क्या करेगा, अपनी कक्षा को डील कर लेगा। जो पढ़ाना नहीं आएगा तो अपनी कक्षा को डील नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई कि कक्षा में शिक्षक का सम्यक ज्ञान आवश्यक है ना, उसका पढ़ाना। ठीक है, हाँ, तो यदा शिक्षकाः सम्यक पाठयन्ति, छात्र को स्वतंत्र होना नहीं, छात्र स्वतंत्र है भैया, बिल्कुल स्वतंत्र है। उसको स्वतंत्र छोड़ दोगे तो कहीं पंखे तोड़ेगा, कहीं डेस्क तोड़ेगा, कहीं किसी का नाम लिखेगा, कहीं उटपटांग मचाएगा, कहीं किसी लड़की को चिट्ठी देगा। ठीक है, ये क्रियाएं करने लग जाएगा ना, ज्यादा स्वतंत्र हो जाएगा तो, क्यों? चलो नेक्स्ट देखो, अध्यापकाय किम आवश्यकम। ठीक है, अध्यापक की क्या आवश्यकता, अधिकम वेतनम, अतिरिक्तम सुविधा, अधिकम सम्मानम, न कोपी। अध्यापकाय किम आवश्यकम। ठीक है, अब जो अध्यापक के लिए है वो क्या आवश्यक है, अधिकम सम्मानम, अतिरिक्तम सुविधा, अधिकम वेतनम, न कोपी। बताएं शिक्षक के लिए क्या इम्पोर्टेंट है भाई। जाहिर सी बात है, वैसे अगर अपनी नज़रों में देखा जाए तो सारे ही हैं, सुविधा भी चाहिए, वेतन भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम नैतिक रूप से देखें तो एक शिक्षक के लिए अधिकम सम्मानम। ठीक है, अध्यापक के लिए किम यानी क्या आवश्यक है, तो अधिकम सम्मानम, है ना, अत्यधिक सम्मान उसको चाहिए। एक शिक्षक को सम्मान की बहुत ज़्यादा चाह होती है ना, दे ना दे कोई, हालांकि शिक्षक को सब सम्मान देते हैं, है ना। चलो अब हम देखते हैं कि प्राचीन कालात् एव शिक्षकस्य एषा कामना आसीत् यदि अध्यापनं प्रभावपूर्णं स्यात् इति संस्कृत शिक्षणे दृश्य श्रव्य साधनानां प्रयोगेण अध्ययनं प्रभावशाली रोचकं च भवति। संस्कृत शिक्षणे प्रमुखानि अधिगम साधनानि अधोलिखितानि सन्ति। अब इसमें हम देखेंगे, हाँ, अब थोड़ी सी थ्योरी के साथ साथ प्रश्न करेंगे। प्राचीन काल एवं शिक्षक से ऐसा कामना, प्राचीन काल से ही शिक्षक ये कामना रखते हैं कि अध्यापन प्रभाव पूर्ण होगा तो संस्कृत शिक्षण दृश्य शब्द साधनानां प्रयोगेण अध्ययनम प्रभावशाली रोचकम चा भवति। प्राचीन काल से ही शिक्षक ऐसी कामना करता आया है कि अध्यापन शैली जो हो प्रभावपूर्ण होगी। कैसे? संस्कृत शिक्षण में दृश्य शब्द साधनों का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, अध्ययन कैसा होगा, प्रभावशाली होगा, रोचक होगा। संस्कृत शिक्षण प्रमुखानि अधिगम साधनानि अधोलिखितानि सन्ति। ठीक है, इस प्रकार से लिखे गए अधिगम साधन। बहुत अच्छी बात है, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। दृश्य साधनानि वर्णानां पदार्थानां च स्वरूपं प्रदर्शयितुम् उपयुज्यमानानि साधनानि दृश्य साधनानि भवन्ति। अब कहा कि दृश्य साधन क्या है। ठीक है, कहा गया कि दृश्य साधन क्या है, तो हमने कहा वर्णानां पदार्थानां च स्वरूपं प्रदर्शयितुम्। ठीक है, वर्णों के साधारण, है ना, वर्ण और पदार्थ के स्वरूप के प्रदर्शन को वो क्या करे, देख पाए। वर्णानां पदार्थानां च स्वरूपं प्रदर्शयितुम् उपयुज्यमान साधनानी दृश्य साधनानी, याद रखना, लिख लो, भले से स्क्रीनशॉट ले लो कि दृश्य साधन कौन कौन से हैं। वर्णों अथवा पदार्थों के स्वरूप का प्रदर्शन अथवा पहचानना जानना क्या कहलाता है, या दृश्य साधन कहलाता है। श्यामपट रेखा चित्राणी, ठीक है, मानचित्राणी प्रतिकृतियः इत्यादि दृश्य साधनानि सन्ति। मानचित्र को की जो फोटोकॉपी वगैरह दी जाती है ना, उसको दिखा करके कि भाई इसमें तुम क्या करो, इसमें मैप को दर्शाओ, यह प्रतिक्रिया जो होती है वह दृश्य साधन में आती है। ठीक है, हाँ ठीक है, भेज दूंगी मैं आज, डन। श्रव्य साधन विभिन्न ध्वनि नाम शब्दानां च श्रोतुम उपयुक्तकानि साधनानि श्रव्य साधनानि भवन्ति। आप जिनको क्या करते हैं, सुन पाते हैं, हाँ ले लो, आप जिनको सुन पाते हैं, श्रव्य साधनानि विभिन्न ध्वनिं शब्दान् च श्रोतुम उपयुक्तकानि साधनानि श्रव्य साधनानि भवन्ति। विभिन्न प्रकार के जो ध्वनि यंत्र हैं उनको आप शब्दतः सुन पाते हैं। श्रोतुम तुम प्रत्यय शब्दान, उपयुक्त कानी उपयुक्त साधन है जो जैसे अगर पूछा जाए कि जो
मानचित्र है यह दृश्य साधन में, श्यामपट है जो दृश्य साधन में, रेखा चित्र दृश्य साधन के अंतर्गत आएगा। लेकिन श्रव्य साधन में पूछा जाए रेडियो, ग्रामोफोन, टैप रिकॉर्डर, ये इत्यादि श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने कहा दृश्य श्रव्य साधनानि द्रष्टुम श्रोतुम च उपयुक्तानि साधनानि दृश्य श्रव्य साधनानि। याद रखना, ये भी लाइन पूछी जाती है कि दृश्य श्रव्य साधन कौन कौन से हैं। हम बात करें दृष्टुम, जिसको आप देख पाते हैं, श्रोतुम, जिसको आप सुन पाते हैं, यही उपयुक्त साधन दृश्य और श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यदि दूरदर्शनम नाटकम चलचित्रम, जिसमें दूरदर्शन, नाटक और चलचित्र दोनों में अंतर है। दृश्य साधन में आप देखोगे श्यामपट, रेखा चित्र, मानचित्र वगैरह आएंगे। फिर श्रव्य में रेडियो, ग्रामोफोन, टैप रिकॉर्डर, जहाँ पे दृश्य और श्रव्य दोनों की बात की जाएगी, है ना, जहाँ दृश्य और श्रव्य दोनों सम्मिलित होंगे वहाँ दूरदर्शन, नाटक और चलचित्र। ठीक है, दू ना च, ठीक है, दू ना च याद रख ले। दूरदर्शन, नाटक, चलचित्र आदि ये क्या होंगे, दृश्य श्रव्य साधन दोनों कहलाएंगे। ठीक है, हमने कहा संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन कौन कौन से हैं, तो आप याद रखना सीखने के साधन कौन से हैं। तो पहली बात आएगी, सबसे फर्स्ट में प्रायोरिटी दी जाएगी श्यामपट को। ठीक है, श्यामपट जो है संस्कृत शिक्षणे अक्षर विन्यासम व्याख्या, पाठ्य विशेष स्पष्टीकरणम, कठिन शब्दानां व्याख्या, पाठ्य विशेष स्पष्टीकरणम, संधि विच्छेदा, कठिन शब्दानां व्याख्या, समास विग्रह, व्याकरण नियमानां व्याख्या इत्यादि नाम विषयाणां बोधनाय श्यामपट्टस्य सहाय्यम अनिवार्यम भवति। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ, हालांकि मैं इसको भेज भी दूंगी। ग्रामोफोन वो होता है, एक छोटा फोन होता है जिससे क्या, जिसमें आपको कुछ जैसे नहीं टेलीफोन नहीं होता वैसे ही ग्रामोफोन होता है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है संतोष जी, है ना, टेलीफोन के जैसा है, जिसमें सिक्के वगैरह डाल दिए जाते हैं और उससे फ़ोन किया जाता है, जिसकी वॉइस आपको थोड़ी सी अलग प्रतीत होगी। जैसे आप देखते होंगे कि उसमें वॉइस को बना दिया जाता है ना, कि उसकी आवाज़ में, जैसे गाना कोई और गा रहा है लेकिन उसकी आवाज़ उसमें मिला दी जाती है, तो ग्रामोफोन में शायद ऐसी आवाज़ आती है। मुझे भी बहुत आइडिया नहीं है ग्रामोफोन के विषय में। ठीक है, श्यामपट संस्कृत शिक्षणे अक्षर विन्यासा। अब श्यामपट में क्या किया जाता है, तो बोले संस्कृत शिक्षणे अक्षर विन्यासा, संस्कृत शिक्षण में अक्षर विन्यास यानी शब्दों को तोड़ना। ठीक है, हाँ, 1 रुपए में 1 मिनट की जो वार्ता होती है। व्याख्या करना, पाठ्य विषय स्पष्टीकरण, पाठ्य के विषय में स्पष्टीकरण करना, कठिन शब्दों की व्याख्या करना। आप जानते होंगे जो कठिन शब्द आते हैं हमारे शब्द में, मतलब लिखे जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, जैसे लिखा है, मान लीजिए कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे एक शब्द आता है, जैसे हमने कहा, रुक जाओ, पिकह, मान लो पिकह शब्द आ गया, तो हमने कहा पिकह का अर्थ क्या होता है, तो आपको लिखवाएंगे व्यवस्थित कोयल, है ना, काकह मतलब कौवा, पिकह मतलब होती है कोयल। ऐसे शब्दों को क्या करते हैं, कठिन शब्दों को लिखते हैं, है ना, वो श्यामपट पर कार्य किया जाता है। पाठ्य विषय से, पाठ के विषय में लिखना समझाना, स्पष्टीकरण यही किया जाता है। संधि विच्छेद, आप विद्याधनालय लिखेंगे तो बोर्ड की आवश्यकता आपको पड़ेगी, है ना, कोई भी चीज़ पढ़ाने के लिए आपको कहा गया है ना, शिक्षक में, शिक्षण में 3 चीज़ें परम आवश्यक हैं, छात्र, शिक्षक और श्यामपट, है ना, ये क्या है शिक्षक। और अगर पूछा जाए कि बच्चों से भी ज़्यादा मित्र जो है शिक्षक का, वो श्यामपट होता है, जहाँ वो लिखता है। ठीक है, कठिन शब्दानाम व्याख्या, समास विग्रह, व्याकरण नियमानाम व्याख्या इत्यादि नाम विषयाणाम बोधनाय श्यामपट्टस्य सहायम अनिवार्यम भवति। अब आप समझ गए होंगे कि श्यामपट की ये सहायता करते हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड जिसको बोलते हो श्यामपट। ठीक है, तो श्यामपट इन चीज़ों में सहायक होता है, समास विग्रह, कठिन शब्दों का निवारण, पाठ्य विषय सामग्री को लिखने में, स्पष्टीकरण करने में, संधि विच्छेद करने में, कठिन शब्दों का प्रयास करने में, ठीक है, यानी लिखने में कि इसका ये अर्थ होता है, इसके लिए श्यामपट का प्रयोग भरपूर किया जाता है। देन इसके बाद रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है, तो रेखा चित्र कश्याप विधेय वर्गीकरण से प्रदर्शनार्थम रेखा चित्राणि सहायकम भवति। रेखा चित्र वो होता है जैसे स्केल होती है, स्केल में आप किसी चीज का क्या करते हो, पार्ट डिवाइड करते हो, ठीक है, वर्गीकरण करते हो। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा भारत है और इधर पाकिस्तान है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पटरी के माध्यम से, स्केल के माध्यम से हम आपको क्या करते हैं, डिवाइडेशन बता सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। याद रखिएगा, रेखा चित्र मतलब वर्गीकरण। ठीक है, हाँ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, शिक्षण से मैं लेके आई हूँ आपके लिए हर प्रकार से, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, बनेंगे। और कहाँ से पूछा जाएगा,
अस्याभिधे वर्गीकरणं प्रदर्शना रेखाचित्राणि सहायकानि भवन्ति। चित्राणि महापुरुषाणां कवीनां नेतॄणां प्रसिद्ध व्यक्तीनां चित्राणि प्रदर्श्य पाठयितुं शक्यन्ते। कथा सन्निवेश चित्राणाम प्रदर्शनम भवति। अब मैं थोड़ा साइड होके आपको बता देती हूँ। कहा जा रहा है कि चित्र में महापुरुषों के चित्रों को दिखाना कि ये कौन थे महापुरुषों में। भाई ये महात्मा गांधी की फोटो है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो है, ये लाल बहादुर शास्त्री की फोटो है। तो हम महापुरुषों के विषय में हम देखिए भगत सिंह की फोटो है, ठीक है, तो हम फोटो से भी पहचान लेते हैं कि भगत सिंह टोपी देखा तो ये भगत सिंह ही है ना। वो अलग टाइप के जो टोपी देखी वो देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री है ना, जिसको मतलब हम ऐसी पहचान कर सकते हैं। तो बोले चित्राणि महापुरुषाणाम, है ना, महापुरुषों को पहचानने के लिए, कवियों को पहचानने के लिए कि कबीर जी हैं, ये रहीम जी हैं, ये तुलसीदास हैं, है ना, और ये वाल्मीकि ऋषि हैं, ठीक है, ये बाणभट्ट की फोटो है, ये फलाने की फोटो है ना, ऐसा। नेतृत्व, नेत्र नाम प्रसिद्ध व्यक्ति नाम चित्राणि प्रसिद्ध व्यक्तियों को, एक्टर्स की, है ना। अब आप जानते होंगे छोटे क्लास में प्राथमिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए आती है कि 5 एक्टर्स के नाम लिखिए, है ना, 5 कवियों के नाम के फोटो चिपकाइए, है ना, उनके प्लस नाम भी लिखिए। ऐसी ऐसी क्रियाकलाप भी आने लगे हैं। फिर कहा गया कि कार्टून्स प्रहसनानि हास्यस्फोरक विषयाः हास्यरसभावानां विशदीकरण एतेषाम् उपयोगः महान्। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बना था। प्रहसन हास्य स्फोरक विषय कौन सा है? प्रहसन मतलब हंसाने अथवा हंसने अथवा थोड़ी सी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप क्या करते हैं, तो कार्टून आता है, ठीक है, क्या कार्टून्स आते हैं, वो कार्टून देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, है ना। कोई डोरीमोन देखता होगा, डोरीमोन की आवाज़ निकालना है ना, और कोई भीम देखता है, ठीक है, कोई बबलू डब्लू देखता है ना। मुझे तो देखो आइडिया नहीं है कि बहुत कम देखती हूँ, है ना। कोई वो देखता है, क्या बोलते हैं, गिद्धर वाला ये जो देखता है ना, दुबे सर, फलाना सर, ये सर। तो वो कार्टून्स भी जो देखते हैं ये प्रहसन के कार्य होते हैं। हास्य रस भावानां विशदीकरणे तेषाम् उपयोगः कहा, तो आप यहाँ कह देंगे कार्टूनस, ठीक है। कार्टून आदि जो देखे जाते हैं वह यहाँ से हैं। मोगली जो भी मुझे बहुत कम आइडिया, क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ तो मुझे नहीं आइडिया। ये प्रश्न बन सकता है कि हास्य रस भावानां विशदीकरणे एतेषाम् उपयोगः का वर्तते कार्टूनस, ऐसा प्रश्न आ सकता है। हाँ, डोरीमोन देखते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूँ डोरीमोन, ठीक है। डोरीमोन की आवाज़ भी लोग बहुत अच्छी निकाल लेते हैं, मुझे तो नहीं आता बट बहुत सारे लोग निकाल लेते हैं। अच्छा, आप भी देखते हो? हाँ, डोरीमोन जो वो आवाज़ निकालता है ना, हेलो बच्चों मेरा नाम है डोरीमोन, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो आवाज़ सुनती हूँ मैं भी कभी कभी, लेकिन मैं बहुत रेयर। शिक्षण अधिगमे शैक्षिक दूरदर्शनस्य प्रयोगे अति प्रभावात्मक रूपेण कर्तुं शक्यते। दूरदर्शन क्या कार्य करता है भाई? दूरदर्शन किस चीज में सहायक होता है? प्रश्न भी पूछूंगी आगे, याद रखिएगा। शिक्षण अधिगमे मतलब शिक्षण को सीखने के लिए शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोगों अति प्रभावात्मक। अब पूछा जाए कि अगर शिक्षण को सीखने के लिए, शिक्षण के अधिगम को सीखने के लिए सबसे उपयोगी अगर कहा जाए दृश्य और श्रव्य सामग्री में कौन शामिल है, ऐसा प्रश्न बनेगा तो आप कहेंगे दूरदर्शन। क्या कहोगे? दूरदर्शन। दूरदर्शन शामिल है क्या? शिक्षण अधिगम को सीखने में अथवा उसे प्रभावी बनाने में, ठीक है। कक्षा शिक्षकेन पाठदानम सहायक सामग्री रूपे। कक्षा शिक्षक पाठदानम सहायक सामग्री, यहाँ पे आप समझ गए कि कक्षा में शिक्षक पाठदानम, ठीक है, पाठ को पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री का उपयोग करता ही है, जाहिर सी बात है। पुस्तक का, चौक का इसको क्या बोलते हैं, जो चौक होता है, चौक को सुधाखंड बोलते हैं, है ना, संस्कृत में, तो सुधाखंड का भी प्रयोग करता है। फिर कहा अमेरिका सोवियत संघ इटली सदृश स्वसंतोषप्रद पाठानाम एकैक सेट रूपेण प्रयुक्तम शक्यते, ठीक है। ये सभी क्या है? संतोषप्रद। यहाँ भी संस्कृत के जो ये समावेश है, शिक्षण का जो प्रचार प्रसार है अत्यधिक हुआ है। वैज्ञानिक अन्वेषण वैज्ञानिक अन्वेषणस्योत्तेजक रूप, सबके अलग अलग काम बटे हुए हैं कि कौन क्या करता है। वैज्ञानिक रहेगा जो तो अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, रिसर्च करेगा, ये उस पर निहित होता है। कक्षायां प्रेरणा पुनरुत्तेजन न उत्पन्न करणस्य दृष्टया,
ठीक है। बालानां निरीक्षण सूचस्य पाठ बोधस्य, ठीक है, ये तो ठीक ही है। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि बालकों के निरीक्षण के लिए, सूझबूझ के लिए पाठ बोधनस्य व्यावहारिकतायाः विचारान् व्यक्तकरणस्य च दृष्ट्या अस्य प्रयोगे कर्तुं शक्नुमः। भारतवर्षे दूरदर्शनस्य प्रारंभः सितम। अब याद रखना कि भारतवर्ष में दूरदर्शन, है ना, जैसे आप टीवी कहेंगे, टीवी क्या है, एक दूरदर्शन है जिसको आप देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों है, ठीक है, उसे दूरदर्शन आप कहेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दृष्टि से प्रयोग कर भारतवर्षे दूरदर्शन से प्रारंभ सितंबर मासस्य 15 यानी 15 दिनांके 1959 तमे वर्षे अभवत्। नवंबर 1982 वर्ष पर्यन्तं भारतवर्षे 140 दूरदर्शन केन्द्रे कार्यं कृतवन्तः। अधुना अपि दूरदर्शन केन्द्राणां विस्तारः सर्वकारेण कृतवान्। यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ यहीं के यहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब कहा जा रहा है कि बालकों के निरीक्षण एवं सूझबूझ के लिए, व्यवहारिक संबंध को बढ़ाने के लिए, व्यक्त करने के लिए दृष्टि अस्य प्रयोग कर्तुं शक्नुमः, है ना, इसका प्रयोग अत्यधिक किया गया किसका, दूरदर्शन का, क्योंकि बच्चों को ज्यादा दूरदर्शन में रुचि रहती है। भारतवर्षे दूरदर्शन से प्रारंभ सितंबर मास से, कब हुआ, अगर मास की बात करता है भारत में सितंबर मास से, पंचदश मतलब क्या हुआ, पंचदश यानी 15 तारीख 1959, ठीक है, 15 सितंबर 1959 तमे, है ना, सन 1959 में वर्ष में हुआ किसका, दूरदर्शन का आविष्कार। नवंबर 1982 पर्यंत, है ना, 1982 पर्यंत भारत वर्ष में 1/4 का मतलब समझ रहे हो, 1/4, है ना, तो क्या करोगे, 1/4 मतलब होता है 40 और प्लस कर दोगे 1, तो क्या बन जाएगा, 1/4 मतलब 41 यानी 41, ठीक है। तो भारतवर्ष 1/4, 40 1 41 दूरदर्शन केंद्र, 41 दूरदर्शन केंद्र कार्य किए गए, मतलब 41 दूरदर्शन के केंद्र बनाए गए। अधुना अपि दूरदर्शन केंद्राणाम, अधुना मतलब आज भी दूरदर्शन के केंद्र विस्तार सर्वकारणा कृतवान, बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, आज भी दूरदर्शन के केंद्र बढ़ते जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने सामने इसका नोट्स बना लेना। मैम वर्ग संस्कृत की क्लास कब से लगेगी, वर्ग 3 की चल रही है प्रीति जी, इसमें आपके लिए ही प्रश्नों को मैं लेकर के आ रही हूँ और आप लोग गायब हो, है ना, जिस दिन मैं कोई स्पेशल टॉपिक लेके आती हूँ तो आप कहते हो कि हमारी वर्ग 3 की क्लास लगाओ, ठीक है, तो आप ये क्लास को देखें। दूरदर्शन द्विविधम, ठीक है, दूरदर्शन 2 प्रकार के कहे गए, तो कहा गया पहला है निर्देशात्मक दूरदर्शन, दूसरा है शैक्षिक दूरदर्शन। निर्देशात्मक जो दूरदर्शन है वो क्या कहलाता है, निर्देशात्मक दूरदर्शन कार्यक्रमस्य संबंधः औपचारिक निर्देशः अनौपचारिक कार्यक्रमः च भवति। अब निर्देशात्मक जो दूरदर्शन है वो क्या कार्य करता है, तो वह दूरदर्शन औपचारिक कार्य करता है और अनौपचारिक कार्य भी करता है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करता है वो और पारिवारिक कार्य भी करता है। अगर आप चाहें तो दूरदर्शन के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को भी बेहतर बना सकते हैं, है ना, अपने एजुकेशन को भी प्रभावी बना सकते हैं, ठीक है, टाइम हो गया है बस 2 मिनट और, हाँ, ठीक है। तो अनौपचारिक कार्यक्रम अस्मिन् शिक्षकेन कार्यान्वय कार्यक्रम संचालनीय, है ना, इस ये जो निर्देशात्मक है इसे शिक्षक के लिए कार्य में यानी अच्छे अच्छे कार्यक्रम को संचालित करने की प्रेरणा देता है, कौन, निर्देशात्मक दूरदर्शन। फिर कहा कार्यान्वय शैक्षिक दूरदर्शन अनेकाः कार्यक्रमाः केवलं विद्यालयं कृते एव भवन्ति, अतः शैक्षिक दूरदर्शनं कार्यक्रमस्य उद्देश्यं मनोरंजन स्थाने प्रस्तुति। अब याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है, दूरदर्शन 2 प्रकार के होते हैं। जो निर्देशात्मक दूरदर्शन होता है यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों जगहों पे काम करता है। बहुत मोटी बात है, अगर पूछा जाए निर्देशात्मकम दूरदर्शनम कत स्थाने कार्यक्रमः कुरुत, कितने स्थान पर काम करता है, तो हमने कहा कि ये 2 स्थान किस पर करता है, तो बोले औपचारिक रूप से भी करता है और अनौपचारिक करता है, ठीक है, लेकिन ये जो शैक्षिक दूरदर्शन है ये ओनली औपचारिक करता है। याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, केवलम विद्यालयं कृते एव भवन्ति, अतः शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमस्य उद्देश्यं मनोरंजनस्य स्थाने प्रस्तुति, ठीक है, यह से
क्या करता है, एक मनोरंजन का कार्य करता है जो जनरली औपचारिक ही होता है, विद्यालय आदि में किया जाता है। ठीक है, अगला देखो, बस ये स्लाइड हो जाती है। यहाँ से कल मैं करूँगी, है ना, हालांकि कल का टॉपिक अलग है तो मैं फिर बीच में गैप करके ला दूंगी। कल के टॉपिक रहेंगे उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम सभी पढ़ के आएंगे, वहाँ से मैं कुछ कुछ प्रश्न करवाऊंगी प्यारे प्यारे। ठीक है, चलो कल से हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जो विद्यार्थी यहाँ पे होंगे उपस्थित और एडमिशन लिए होंगे वो कल से बेझिझक आ सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं फिर। राधे राधे, जय तो संस्कृतम। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना, और ऐसे ही पढ़ते रहें, थोड़ी संख्या बढ़ा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बाय बाय, राधे राधे, चलिए धन्यवाद।